नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि हमारे लिए गौरव का विषय भी है, क्योंकि अगर बात करें तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण न्यूज की। ये न्यूज इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। खास तौर पे ये चर्चा का विषय इसलिए बनी हुई है कि देश के उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी शहर, जो कि एक तरह से देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उनका लोकसभा क्षेत्र भी है, और यही इसी शहर में अब स्थापित किया जाएगा जो हिंदी भाषा है इसका संग्रहालय। और इसी कारण से ये जो न्यूज़ है ये इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। तो हम देखेंगे कि आखिर ये जो संग्रहालय है क्यों चर्चा में है, इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, जो पहलू होंगे, उन पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम बात कर लेंगे हिंदी की। हिंदी है क्या, हिंदी का विकास कैसे हुआ, हिंदी जो राजभाषा है आखिर इसका मतलब क्या है, इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद होंगे और जो भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे उन पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ, और वहाँ की सरकार ने ही योगी जी के नेतृत्व में ये डिसीजन लिया है कि काशी यानी जो वाराणसी है, जो इस समय वाराणसी के नाम से जानी जाती है, प्राचीन नाम काशी है, यहीं पर देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि ये जो संग्रहालय है ये अगर स्थापित किया जा रहा है तो इसीलिए किया जा रहा है कि जो हिंदी का महत्व है, हिंदी का जो इतिहास रहा है, ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि रही है, इसका जो महत्व रहा है, इसकी जो विशेषता रही है, और इसी को ध्यान में रखते हुए ये संग्रहालय यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। ये जो संग्रहालय है किसी भाषा को समर्पित, अगर हम बात करें तो देश का इस तरह का पहला संग्रहालय है, और इस कारण से ये संग्रहालय अति महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अभी तक अपने देश में इस तरह का भाषा को समर्पित कोई भी संग्रहालय अब तक नहीं था। अब ये पहला संग्रहालय होगा जो हिंदी भाषा को समर्पित है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसके लिए एक बड़ा, कह सकते हैं कि बजट एलोकेट किया है। 25 करोड़ का ये बजट है। परिव्यय के साथ ये संग्रहालय बनेगा, तो आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी राशि के साथ अगर ये संग्रहालय बन रहा है तो कितना भव्य होगा, इसकी क्या खासियत होगी, इसके बनने के बाद आप देख सकते हैं। इस संग्रहालय में प्रख्यात जो हिंदी से जुड़े हुए जो विद्वान हैं, जो पुरानी पांडुलिपियां हैं, और इसके साथ हिंदी भाषा से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, और यही नहीं, महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि हिंदी से जुड़ी हुई जितनी भी पुस्तकें होंगी वो यहाँ पर रखी जाएंगी, इनका कह सकते हैं यहाँ पर मौजूद होंगी। इसमें देखें तो हिंदी जो साहित्यकार हैं उनकी जो कृतियां हैं, उनके साथ साथ उनके जो फोटोग्राफ्स हैं और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हो सकते हैं और जो साहित्य हैं वो भी यहाँ पर रखे जाएंगे। यही नहीं, एक महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर हिंदी से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं उनकी जो प्रतिमाएं हैं वो भी लगाई जाएंगी, ताकि उनका जो हिंदी विषय, जो हिंदी भाषा है, इस विषय में इन विद्वानों का जो महत्व है उनसे हम देश दुनिया का परिचय करा सकें। और इसी कारण से खास तौर पे ये जो संग्रहालय है आजकल देश ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी चर्चा का विषय बना हुआ है, और ख़ास तौर पे जो हिंदी भाषा प्रेमी है उनके लिए तो ये बड़े ही खुशी, सौहार्द और हर्षोल्लास का विषय बना हुआ, तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा थोड़ा सा हम बात करें जो हिंदी है, हिंदी से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हम चर्चा करें तो हिंदी का जो नाम है, ये जो अर्थ है वो सिंधु नदी की भूमि से जुड़ता है। यही नहीं, 11वीं सदी की बात करें तो इस सदी के शुरुआत में ही फारसी बोलने वाले जो लोग हैं इन्होंने सिंधु नदी के किनारे बोली जाने वाली जो भाषा थी, जो बोली थी, उसी को हिंदी का नाम दे दिया। हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जो लगभग देश की 70% से अधिक आबादी की आम बोलचाल की भाषा है। तो आप समझ सकते हैं। यही नहीं, दुनिया में जो विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे मंदारिन है, स्पेनिश है, अंग्रेजी है, इन तीनों भाषाओं के बाद सबसे अधिक अगर कोई भाषा दुनिया में बोली जाती है तो वो हिंदी भाषा है। और इस आधार पर देखें तो दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में भारत की जो हिंदी भाषा है ये चौथे नंबर पर आती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस भाषा को बोलने वाले लोगों की भी जो संख्या है वो
कम नहीं है, बल्कि दुनिया में बोली जाने वाली भाषाओं में ये एक भाषा है और इस कारण से ये महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ पर एक बात और भी जाननी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो राष्ट्रभाषा है और जो राजभाषा है, ये अक्सर ये चर्चा का विषय होता है। लोग पूछ देते हैं, बातें करते हैं कि आखिर जो राष्ट्रभाषा है, जो राजभाषा है, इन दोनों में अंतर क्या है। अगर हम राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ देखें कि आखिर इस वर्ड का मीनिंग क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, तो पूरे देश में प्रयुक्त जो भाषा है, यानी कि जो आम जन की जो भाषा होती है, उसे ही राष्ट्र की भाषा हम कहते हैं। यानी पूरे राष्ट्र में जो लोग हैं उनकी बोली जाने वाली जो भाषा है, जो वो जिस भाषा के रूप में अपनी कह सकते हैं कि संवाद को, अपने द्वारा बोले जाने वाले, जो कहे जाने वाले, अपने दैनिक कार्यों के साथ अन्य जो कार्य हैं उसके संपादन के लिए जिस बोली, जिस कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम राष्ट्रभाषा करते हैं। देखिए, अगर हम राजभाषा की बात करें तो जो राज्य की प्रयोजन है, उसके प्रयोग के लिए जो भी भाषा देश में प्रयुक्त की जाती है, उसे ही हम राजभाषा कहते हैं। तो ये दोनों में अंतर है, ये आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रभाषा क्या है और राजभाषा क्या है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हिंदी का राजभाषा के रूप में जो विकास है, ये भी आपको पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण है। तो 30 मई 1826 को उदंत मार्तंड नाम से पहला जो हिंदी भाषा का अखबार है, ये रिलीज हुआ था, प्रकाशित हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने देश में बड़ा ही एक प्रसिद्ध नाम है और इन्होंने वर्ष 1868 में काशी से वचन सुधा के प्रकाशन के माध्यम से हिंदी लेखकों को खास तौर पे प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने साल 1918 में आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का आग्रह किया और उसके बाद तमिल भाषी कह सकते हैं कि जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है, इन्होंने हिंदी को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए, इसके महत्व को खास तौर पे एक दर्जा दिलाने के लिए खास तौर पे ये संघर्षशील रहे। सबसे पहले गैर हिंदी भाषी राज्यों में से एक तत्कालीन मद्रास प्रांत में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कराने का श्रेय इन्हें ही जाता है। इनका मानना था कि हिंदी ही एकमात्र भाषा है जो देश को एक सूत्र में बांध सकती है। तो इस कारण से अगर देखें तो जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है, इनका अपना एक अलग ही महत्व है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, हिंदी भारत की राजभाषा है, इस बारे में तो स्वतंत्रता के बाद इस बात पर काफ़ी डिस्प्यूट हुआ, विवाद हुआ कि देश की आधिकारिक भाषा क्या होगी। क्योंकि भारत की अगर बात करें तो भारत में जो आम जन की भाषा है, जो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा थी, वो हिंदी थी और इसी कारण से ये विवाद हो रहा था। हिंदी भाषी राज्यों के नेताओं के अनुसार हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा थी, इसी कारण से इसे राष्ट्रीय भाषा बनना चाहिए। लेकिन गैर हिंदी जो भाषी राज्य थे, उनके नेताओं के अनुसार जो क्षेत्रीय भाषा है और या फिर जो अंग्रेजी राष्ट्रीय भाषा है, ये कह सकते हैं अंग्रेजी को राष्ट्रीय भाषा बनाया जाना चाहिए और ये विवाद काफ़ी दिनों तक चला था। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके लिए समिति का गठन हुआ, 3 लोगों की समिति बनाई गई जिसमें भीमराव अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा अगर बात करें जो सदस्य थे, इसमें 2 लोग थे, कन्हैयालाल जो मणिकलाल मुंशी है वो इसके मेंबर थे। इसके अलावा एन गोपाला स्वामी जो एंकर हैं वो इसके मेंबर थे। 14 सितंबर 1949 का जो दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी 14 सितंबर की तिथि वर्ष 1949 को संविधान के आर्टिकल 343 के अनुसार हिंदी भाषा की राजभाषा के तौर पे घोषणा की गई और इस कारण से इस तिथि को जो भाषा हिंदी है वो क्या बन गई, भारत की राजभाषा बन गई। संविधान लागू होने की तिथि जो थी 26 जनवरी 1950 और इस तिथि से अगले 15 साल यानी 26 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग करते रहने का प्रावधान किया गया। राजभाषा अधिनियम अगर 1963 की बात करें तो 1967 के वर्ष में ये संशोधन किया गया और द्विभाषी पद्धति यानी अंग्रेजी और जो हिंदी है, इन दोनों को लागू किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजभाषा पर संसदीय समिति
की जो घोषणा है ये भी महत्वपूर्ण है राजभाषा पर। संसद की समिति का गठन वर्ष 1976 में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के तहत किया गया था। समिति का जो कार्य है ये मूल रूप से अधिकारी जो उद्देश्य है उसके लिए हिंदी के उपयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करना था और आधिकारिक जो संचार है उसमें खास तौर पे हिंदी के जो उपयोग है उसको बढ़ाने के लिए सिफारिश करना था। यानी जो हिंदी की विशेषता है, जो हिंदी का महत्व है, इसकी जो उपयोगिता है, इस पर बात करने पर विशेष तौर पे जोर दिया गया। यही नहीं, त्रिभाषा सूत्र को भी प्रस्तुत किया गया। यानी पहली जो भाषा है वो मातृभाषा है या क्षेत्रीय भाषा है, दूसरी जो भाषा है ये हिंदी भाषी राज्यों में या अन्य भारतीय भाषाएं हैं, या फिर अंग्रेजी होगी, यानी गैर हिंदी जो भाषी राज्य हैं वहाँ पर हिंदी या अंग्रेजी होगी, और तीसरी भाषा यानी हिंदी भाषी राज्यों में या अंग्रेजी या भारतीय भाषा होगी, यानी गैर हिंदी भाषी राज्यों में या अंग्रेजी या भारतीय भाषा के तौर पर स्थापित की जाएगी, ये बात कही गई है। यही नहीं, अगर भारतीय संविधान की बात करें तो इस संविधान में भाषा से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है, जो महत्वपूर्ण भाषा से जुड़े हुए जो आर्टिकल हैं उनकी अगर बात करें तो इसमें आर्टिकल 120, आर्टिकल 210, आर्टिकल 343, आर्टिकल 344, आर्टिकल 345 और 346 का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यही नहीं, आर्टिकल 347, 348, 349, 350 और 350 के तहत कई जो इसके उप आर्टिकल हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण जो आर्टिकल्स हैं, जैसे अनुच्छेद 120 में कहा गया है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली ये भाषा से जुड़ा हुआ आर्टिकल है। 343 है ये संघ की भाषा है। 345 है ये राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं से जुड़ा हुआ है, और 346 है ये एक राज्य या दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच में जो पत्रादि की राजभाषा है उससे जुड़ा हुआ आर्टिकल है। यही नहीं, अगर 347 की बात करें तो किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग के द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है उसके संबंध में ये आर्टिकल विशेष अनुबंध करता है। इसके अलावा 349 आर्टिकल है ये भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष तौर पे जो प्रक्रिया है उससे संबंधित है। 350 जो आर्टिकल है ये व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा से जुड़ा हुआ है। इसके कई उपखंड हैं, जैसे 350 क है जो प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं पर जुड़ा हुआ है, और जो ख है ये भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनसे जुड़ा हुआ है। 351 जो आर्टिकल है ये हिंदी भाषा के विकास के लिए खास तौर पे जो निर्देश हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तो ये हमने देख लिया कि जो भाषा से जुड़े हुए जो प्रमुख संविधान में जो अनुच्छेद दिए गए हैं उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब थोड़ा सा हिंदी भाषा का जो संबंध है वो संयुक्त राष्ट्र से है, इसके बारे में हम देख लेते हैं कि आखिर संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में देखें तो संयुक्त राष्ट्र में हिंदी की जो शुरुआत है जो अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, चूंकि अब ये स्वर्गवासी हो चुके हैं, तो इन्होंने ही की थी, जो वर्ष 1977 में विदेश मंत्री रहते हुए संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में बोलने वाले या हिंदी भाषा में बोलने वाले पहले भारतीय बने हुए थे। भारत ने वर्ष 2003 में विदेश मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति के गठन के साथ संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक भाषाओं की सूची में भारत को शामिल करने का प्रयास भी प्रारंभ किया, और इस कारण से खास तौर पे ये चर्चा में भी रहा। इससे जुड़ा हुआ एक परियोजना भी है हिंदी @UN परियोजना। ये परियोजना भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस परियोजना की जो शुरुआत है वो वर्ष 2018 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, तो संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा की सार्वजनिक जो पहुंच है उसे बढ़ाना और विश्व में हिंदी भाषी लाखों जो लोग हैं उनके बीच वैश्विक मुद्दों के बारे में अधिक जागरूकता फैलाना। इसके साथ ही ये कहा गया कि अब जो हिंदी है इसे विश्व स्तर पे कह सकते हैं कि फैलाया जाएगा, प्रचारित किया जाएगा, और इसके विकास के लिए जो भी हो सकता है वो भारत करेगा। और इसके साथ ही अब एक नया प्रयास जो अभी देखने को मिला है कि हिंदी भाषा से जुड़ा हुआ एक देश का अनूठा और पहला जो संग्रहालय है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी काशी में खोला जाएगा। तो ये आज हमारे चर्चा का विषय था, जिससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू थे उन पर हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।